फैसला देने वालों ने दिया था। सब जानते हैं नवाज शरीफ को 2017 में किसके कहने पे नाअहल करवाया गया था। क्या किसी ने हमले की मंसूबाबंदी की? और क्या कोई आज ये बताएगा कि माफी एक जराइम की बड़ी लिस्ट, एक जराइम का बड़ा घिनौना, एक ऐसा शख्स जिसके नामा-ए-माल में एक माफी नहीं। आप बताओ कि 2014 में जो जलाओ घिराओ का सिलसिला तुमने शुरू किया था, वो अलग बात है कि उस वक्त सरपरस्ती करने वाले कोई और थे, और यह भी अलग बात है कि 9 मई किसकी सहूलतकारी से हुआ था। और यह भी एक हकीकत है कि जस्टिस साकिब निसार से जस्टिस खोसा हो, एजाजुल एहसन हो या जस्टिस बंदयाल साहब तक जो सहूलतकारी मयसर रही, और एक जर्नल काबल में चाय के कप को जो नुमाइशी तौर पे पेश कर रहे थे, क्या वो सहूलतकारी खत्म हो गई? और क्या कोई बताना पसंद करेगा जो कहता है कि मैं माफी मांग लूंगा? ओ भाई, ये तो बताएं कि क्या जब आप पीटीवी पर, नेशनल असेंबली पर, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर जब आप हमला कर रहे थे, करवा रहे थे, उसकी माफी मांगोगे, या थर्ड अंपायर की उंगली खड़ी करने की जो बार बार गर्दान करते थे उस पे माफी मांगोगे? इस पे माफी मांगोगे कि आपने आईएमएफ को जो खत लिखवाए, आप इस पे माफी मांगोगे कि जो आपको लेकर आए, जिन्होंने आपको इक्तदार का मनसब दिया और फिर आपने उन्हीं को मीर जाफर सादक कहा, आप उस पे माफी मांगोगे? आप इस पे माफी मांगोगे कि आपने 9-10 मई को जो कुछ किया, या इस पे माफी मांगोगे जो आप कह रहे हो कि जनाब मैंने तो ज़मान पार्क में सिर्फ पेट्रोल बम इस्तेमाल किए? क्या ज़मान पार्क अफगानिस्तान का हिस्सा है या वहां है? और क्या आप कहते हो कि मैंने पेट्रोल बम सिर्फ ज़मान पार्क में इस्तेमाल किया? पीटीआई के मरकजी सदर परवेज इलाही को जब गिरफ्तार करने गए तो क्या उसने पेट्रोल बम का इस्तेमाल नहीं किया? जो भी पीटीआई में शामिल हो जाए या सदर बना दिया जाए, वो पेट्रोल बम का इस्तेमाल करना उस पर लाजम है, और उसको ये हक हासिल है क्योंकि तरगीब आपने दी। और मुझे कोई बताए कि क्या एक साल जो तुम मनसूबाबंदी करते रहे ज़मान पार्क में बैठ के, जो मोर्चा बंद हो के आप वहां दहशत गर्दों को ट्रेनिंग तरबियत देते रहे, और क्या आप इस पे माफी मांगोगे जो आपने 6000 दहशतगर्द छोड़े, और आज खैबर पख्तूनख्वा फिर दहशतगर्दी के जद में है? आपको कोई माफी इस बात पे दे कि आपने मईशत और माशरत दोनों पाकिस्तान की बर्बाद कर दी? आज 2 वक्त की रोटी खाने को हम तरस रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं माफी मांग लूंगा। मुझे ये बताएं कि गैस बिजली के बिल जो हैं हमारी पहुंच से दूर हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, हकीकत है। और यह हकीकत है कि लोग अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपनी बीवी का कत्ल कर रहे हैं कि बिजली के बिल नहीं दे सकते। क्या इस हाल को पहुंचाने वाले, आईएमएफ से मुआहदे तोड़ने की पादाश में पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वाले माफी मांग के, क्या मैं गैस बिजली के बिल देने की पोजीशन में आ जाऊंगा तेरी माफी से? तेरी माफी से मुझे रोजगार मिल जाएगा? तेरी माफी से मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी? नहीं। तो फिर मुझे ये बताए
کہ جو آج بنگلہ دیش کے ساتھ مماثلت پاکستان کے حالات کی کر رہا ہے، وہاں جو جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ قتل و غارت ہوئی، وہ دراصل اس کی ذہنی سوچ اپروچ ہے کہ یہ کیسی سوچ رکھتا ہے۔ وہاں تو بنگلہ دیش میں غیر ملکی مداخلت کو روکنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے قربانی دی، وہاں تو مکتی بانی موجود تھی، مگر یہاں غیر ملکی قوتوں کو مداخلت کی موصوف دعوت دے رہا ہے، غیر ملکی قوتوں کو دعوت دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آ کے مداخلت کریں۔ یہ قراردادیں کہاں سے پاس ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں؟ پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ بھائی یہاں تو مکتی بانی نہیں ہے، تو وہ کام آپ نے 6,000 جو دہشت گرد تربیت یافتہ چھوڑے، آپ کی منصوبہ بندی ہے کہ ان سے مکتی بانی کا کام پاکستان کے اندر لیا جائے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، تو کچھ بڑا اگر بڑے نہیں سوچیں گے، بڑے ادارے پالیسی ساز نہیں دیکھیں گے کہ آج تک ثاقب نثار سے جسٹس بندیال صاحب تک کا نیٹ ورک اور جنرل فیض سے وہ سہولت کار جو 9-10 مئی کو سہولت کاری اس کو میسر کرتے رہے، اور پھر اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ویڈیو کوئی دکھائی جائے تو میں اس سے اندازہ کروں گا، ادارہ مجھے انویسٹیگیٹ کر کے بتائے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے بھی نہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ 9-10 مئی کے بعد ادارے نے اپنے جرنل سے میجر تک کے خلاف جو ایکشن لیا سہولت کاری کے ثبوت آنے پہ، کیا وہ غلط ایکشن تھا؟ اور اس کے بعد بھی اگر کسی ثبوت کی ضرورت ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر آج جو فوجی عدالتیں ہیں اس پہ سٹے ہے، کیا پاکستان کے آئین قانون کے مطابق فوجی عدالتوں میں دہشت گردوں کے ٹرائل نہیں ہوتے رہے؟ اور آج اگر 9-10 مئی کو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں یا پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے ماسٹر مائنڈ جو ہیں یا پاکستان کے اندر مداخلت کرنے کی دعوت دینے والے جو ذہن ہیں، اگر آپ ان کو پاکستان دشمن لوگوں کی طرح، دہشت گردوں کی طرح ان عدالتوں میں ٹریٹ نہیں کرنا چاہتے، نہیں ہونے دینا چاہتے، تو بھائی سپریم کورٹ کو، آج کی سپریم کورٹ کو چاہیے ایک فیصلہ دے دے کہ فوجی عدالتوں میں یہ ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کیونکہ 1 سال گزر گیا اور آج 1 سال کے بعد اس سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ 9-10 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر یہ فیصلہ 1 سال پہلے ہو جاتا، سٹے نہ ہوتا، تو پھر آج کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی کہ جناب 9-10 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا مجھے ویڈیو دکھائیں، مجھے بتائیں کہ کب حملہ ہوا۔ تو پھر بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان کے اندر آج جو دہشت گردی پھر سے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑا
वाकया हो सकता है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जस्टिस साकिब निसार का और जनरल फैज का नेटवर्क टूटा नहीं है। और अगर वो नेटवर्क टूटा होता तो आज इसको ये बात कहने की जुर्रत ना होती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धरनों की पैदावार ने कौमी इदारों पर हमला किया। 9 मई को पीटीआई के कारकुनों ने कौमी अमलाक को निशाना बनाया। गैर मशरूत माफ़ी मांगने वाले के सामने तमाम सबूत मौजूद हैं। बानी पीटीआई को पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये थी हफ्ते की पीटीवी ताज़ा तरीन। आपने अपनी सोसाइटी से टॉलरेंस को ख़त्म कर दिया है। आपने इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने का जो मादा था लोगों के अंदर वो ख़त्म कर दिया है। पहले तो होता ये था कि जी एक मोहल्ले में, एक गली में या एक घर में 4 लोग रहते हैं तो वो हर एक दूसरे के नज़रियाती जो इख्तिलाफ होता था उसको नज़रियाती इख्तिलाफ समझता था। लेकिन अब यहाँ पर वो नज़रियाती इख्तिलाफ जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुका है ज़ाती दुश्मनी की। फिर जो है वो उसको गालम गलोच ब्रिगेड आपकी जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, मैं खुद अगर एक आयत ट्वीट करता हूं एक्स के ऊपर तो उसके नीचे भी मुझे लोग गालियां दे रहे होते हैं। अब मैं कई दफा जो है अब मुझे शर्म आ गई कि मैंने कहा अब मैंने ट्वीट करना छोड़ दिया है। यानी मैं आयत और हदीस रोज सुबह फजर की नमाज के बाद मैं ट्वीट करता था। अब यकीन करें कि नीचे इस किस्म की गलीज किस्म की गुफ्तगू वो लोग कर रहे थे कि पहले तो कुछ अरसा मैं करता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे खुद शर्म आ गई कि मैंने कहा यार ये क्या करते हैं, शायद हो सकता है मैं गुनाहगार हो रहा हूँ। तो मैं तो ये समझकर फिर मैं उसमें खामोश हो गया। मैंने कहा जी पढ़ना है नहीं, तो लेकिन हसन भाई मुझे ये बताएं कि अगर हम यही करते रहेंगे, जिस तरह डॉक्टर साहब से भी मैंने पूछा कि हमने अगले माजों की तरफ जाना है, दुनिया में अपना नाम कमाना है, पैसे बनाने हैं, अगर हम इधर ही लगे रहेंगे कि इसका मकसद सिर्फ यही समझ लिया जाएगा या यही ज़हन में डाल दिया जाएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे यार? देखिए अब आगे बढ़ने के लिए तो सिमत तो यही है। यानी आप इस वक्त देख लें कि दुनिया जिस तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही है और हम जिस तरह पसमानदगी की तरफ जा चुके हैं उसकी वजूहत तो यही है ना कि हमने अपनी सिमत गलत जो है उसका तयन कर लिया। हमने एक दूसरे को चोर और डाकू कहना शुरू कर दिया। हमें देखें, अगर आप किसी पर तनकीद बराए इस्लाह करें तो वो तो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जब सपोजिटली एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क से वोट आउट हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसको आईनी तरीके से जो है वो वोट आउट किया पार्लियामेंट के ने खुद। जब पार्लियामेंट ने उसको वोट आउट किया तो उसने पार्लियामेंट में बैठना जो है वो गवारा नहीं किया, हालांकि ओपोजिशन इज ऑलवेज अ शैडो गवर्नमेंट। जब पीडीएम की हुकूमत बन गई थी 1 मिनट के लिए तो उनमें कम से कम इतनी बर्दाश्त